अच्छा, शुरू करते हैं हम। फ़ॉन्ट्स हमने डिस्कस किए थे उस दिन लास्ट टाइम, ऐसे ही है। मतलब जो टेक्सचुअल प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने पढ़ी थी, उसी को आगे आज लेके चलेंगे। बट उससे पहले एक थोड़ा सा हमने काम करना है, वो हम कर लेते हैं। सही है। यहाँ पर मैं कह देता हूँ क्लास 05 और यहाँ CSS भी बना लेते हैं। ओहो, कस्टम CSS। और यहाँ पर मैंने आपको HTML के अंदर ना दो टैग्स पढ़ाए थे, ब्लॉक लेवल और इनलाइन। H1 कौन सा टैग था? ब्लॉक लेवल था। सोच लो, सोच ली। उसके बाद ए का टैग कौन सा टैग था? पक्की बात है, देख लें। ओके, इसको हम गो लाइव कर लेते हैं। अब ये देखना हो कि दोनों में से ब्लॉक लेवल कौन है, इनलाइन कौन है। मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि CSS में जाके क्या करें, इनको बैकग्राउंड कलर दे दें। सही है, जैसे जस्ट लाइक रेड, और ए को दे दें बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो यहाँ पर जो पहला H1 टैग है ये पूरी स्क्रीन से जगह ले रहा है ना, 100% विड्थ कंटेन कर रहा है। ये फिर कौन सा टैग हुआ? ब्लॉक लेवल। और जबकि नीचे अगर आप टैग देखो, ए का जो टैग है ये सिर्फ उतना जगह ले रहा है जितना इसके अंदर है कंटेंट है। तो ये कौन सा टैग है? इनलाइन। ये दो तरह के टैग्स मैंने आपको HTML में पढ़ाए थे। अब दोनों की नेचर मतलब अपने अपने बिहेवियर के हिसाब से है। ब्लॉक लेवल है तो पूरी विड्थ लेगा, अगर इनलाइन है तो रिस्पेक्ट टू दी कंटेंट लेगा, जितना उसके अंदर कंटेंट होगा। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML और CSS में डिफ़ाइन कर दिया गया है कि ब्लॉक लेवल टैग ने तो 100% विड्थ लेनी है। लेकिन अगर हमने इसको 100% नहीं देनी, इसको मतलब ऊपर नीचे करना है, तो हमारे पास CSS में एक प्रॉपर्टी होती है विड्थ की। ठीक है, मतलब एक तो डेफिनेशन HTML ने डिफ़ाइन कर दी है ना कि ब्लॉक लेवल जो है वो हमेशा 100% विड्थ ही लेगा। हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं थ्रू CSS प्रॉपर्टी कॉल्ड विड्थ। ठीक है, इसलिए मैं इसको कहता हूँ 200 पिक्सल। अब यहाँ पर अगर आप आओगे ना तो यहाँ पर ये कितनी जगह ले रहे हैं? 200 पिक्सल जितना इसके पास है। ये हमेशा बैकग्राउंड उतने एरिया में आता है जितना उसके पास जगह होती है। अब H1 के पास इतनी की जगह है जितना के बैकग्राउंड आ रहा है। ठीक है, बट अभी भी ये टेक्स्ट जो है ये उठ के इसके सामने नहीं गया। ऐसे ही है ना, मैंने विड्थ कम की तो मेरी असम्पशन थी कि ये जो नीचे आ रहा है ये इसके सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। विड्थ जो है उससे आप सिर्फ उसकी विड्थ कम कर सकते हो या हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन उसकी नेचर कभी नहीं बदलेगी। वो ब्लॉक लेवल है तो वो ब्लॉक लेवल ही रहेगी। सही है, बस उसकी विड्थ आप आगे पीछे कर सकते हो। ओके, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर पिक्सल मैंने आपको बताया था कि दुनिया में हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई यूनिट हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे लिक्विड है तो हम लीटर यूज़ करते हैं। अगर स्पीड को मेजर करना है पर हावर यूनिट लगाते हैं हम। उसके बाद सॉलिड है, उसके लिए डिफरेंट यूनिट है। इसी तरह अगर डिजिटल दुनिया में देखें ना, IT की दुनिया में स्क्रीन्स को मेजर करना हो तो हमारे पास एक यूनिट होता है, उसको हम कहते हैं पिक्सल। पिक्सल का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं 200 पिक्सल कह रहा हूँ ना, इसका मतलब है कि स्क्रीन पर जितने भी पिक्सल हैं, नंबर ऑफ़ पिक्सल हैं, उनमें से 200 पिक्सल्स के ऊपर इस एलिमेंट को शो करो जिस पे मैं ये विड्थ अप्लाई कर रहा हूँ। समझ आ गई इतनी? ओके, 1 पिक्सल वैसे कितना होता है मैंने बताया था? 1 बॉक्स होता है। कौन सा? हमारी यहाँ जो इमेज डिस्प्ले हो रही है इसका 1 बॉक्स होता है। और इमेज क्या होती है? कलेक्शन ऑफ बॉक्सेस का मजमूआ होती है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम चले ना कि लेट्स सपोज इसमें मैंने विड्थ इसकी कम की है तो यहाँ पर इतना एरिया ले रहा है। अगर लेट्स सपोज इसका कंटेंट मैं इंक्रीज़ कर दूँ, या पहले हम इसको कम करूँ विड्थ, अब कितनी है? 100 पिक्सल, तो और जगह कम हो गई। अब लेट्स सपोज मैंने विड्थ दी है 100 पिक्सल, लेकिन मेरी स्क्रीन 50 पिक्सल की हो, फिर क्या होगा? वो 50 पिक्सल स्क्रीन पे शो हो जाएगा, 50 पिक्सल बाहर चला जाएगा स्क्रीन से। अक्सर वो वेबसाइट्स में जाओ ना, वो हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल कर रही होती है आगे की तरफ। ऐसे है कि नहीं? वो रीज़न ये होती है कि जो उनका साइज़ होता है ना, वो स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हुआ होता। सही है, वो जितना कि उस स्क्रीन पे आ सकता है उतना कि आता है, बाकी बाहर की तरफ चला जाता है।
जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर होता है ना, क्रोम पे कुछ भी हम सर्च कर लें, यही मैंने कुछ लिखा है। अब यहाँ पर ये फर्स्ट व्यू में इतना के कंटेंट आ सकता था, उसने इतना के डिस्प्ले किया है, बाकी सारा क्या हुआ है नीचे स्क्रॉल कर गए, ऐसी है कि नहीं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है, अगर मैं नीचे करता हूँ ऊपर वाला कंटेंट छुप जाता है, ऊपर करूँगा नीचे वाला छुप जाता है। चलो वर्टिकली स्क्रॉल बार तो मतलब नॉर्मल है, आदत है, लेकिन हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार जो है ना, मतलब वो अगर आपकी वेबसाइट में शो हो रहा है तो वो कोई मतलब डेवलपर होगा वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा आपने काम अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपकी वेबसाइट के अंदर हॉरिजेंटली स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। उसमें फिर प्रॉब्लम है ना कि यूज़र इधर की इन्फॉर्मेशन देखेगा इधर की गायब हो जाएगी, इधर की देखेगा इधर की गायब हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, वर्टिकली जैसे मर्जी स्क्रॉल करें, हॉरिजेंटली स्क्रॉल नहीं करना चाहिए। सही है, उसको उस चीज़ से बचाने के लिए यही है कि आपने साइजेस प्रॉपरली मेजर किए हो। ठीक है, समझ आ गई कि नहीं। इसको हम आगे देखेंगे वैसे कि इसको किस तरह से हम मेंटेन करेंगे, बट अभी के लिए जो हमारी अंडरस्टैंडिंग की बात है ना वो ये कि अगर लेट्स सपोज मैंने साइज़ इतना दे दिया है जितना स्क्रीन पे पूरा नहीं आ सकता है, तो मेरा कंटेंट क्या करेगा, बाहर चला जाएगा। इसको हम कहते हैं ओवरफ्लो करना। जैसे ग्लास है ना, उसमें मैक्सिमम उतना ही पानी जा सकता है जितना उसका एरिया है, तो उससे ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा ना, बाहर आ जाएगा। सेम काम यहाँ पे, अगर जितना उसका साइज़ है स्क्रीन का उससे ज़्यादा करेंगे तो कंटेंट बाहर को स्क्रॉल करेगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। अच्छा, अगर लेट्स सपोज इसके अंदर मैं कंटेंट इंक्रीज़ करूं, जैसे इसमें मैं कोई पैराग्राफ लिख देता हूं, लॉरम 10 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये विड्थ यहाँ तक की स्टक है, इससे ज़्यादा इसके पास स्टक नहीं है। अब इतने एरिया के अंदर वो टेक्स्ट शो नहीं हो सकता था, तो उसने क्या किया, उसको अनफॉर्चुनेटली बाहर की तरफ उसने उसको ले आया है। ऐसे ही होता है ना, मतलब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि अगर विड्थ आप बहुत कम कर दें, लाइक मैंने यहाँ पर कितनी की है 100 पिक्सल, मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ, होगा क्या, 50 पिक्सल भी आपने कर दी है ना, तो एटलीस्ट एक लाइन में एक वर्ड रहेगा ही रहेगा। सही है, इसने देखो उस वर्ड को, उसके करैक्टर्स को नीचे नहीं लेके आया, उसने क्या किया है, अपना स्टैंडर्ड कायम रखा है कि एक लाइन के अंदर एक वर्ड आएगा ही आएगा। सही है, समझ आ गई कि नहीं, चाहे आपने विड्थ कम भी रखी है उससे। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं और यहाँ पे देखना है कि विड्थ हमने कम की है तो हमारा क्या हो रहा है, कंटेंट बाहर को स्क्रॉल कर रहा है, ऐसे ही है ना, बाहर को ओवरफ्लो कर रहा है। इसको फिर किस तरह से मेंटेन करें, एक तो ये चीज़ है। अच्छा, अगर मैं विड्थ नहीं लगाता फिर क्या होता है, और यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम विड्थ कहाँ तक ले रहा है, स्क्रीन के साइज तक। सही है, जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन विड्थ है ना वो डिपेंडेंट होती है स्क्रीन साइज़ के ऊपर, कि जितना स्क्रीन का साइज़ है ना, स्क्रीन की विड्थ है उतनी इसकी मैक्सिमम विड्थ वो लेगा। ठीक है, और हाइट जो है, अगर मैं इसमें और कंटेंट इंक्रीज़ करूँ, अब ये हाइट इसकी इंक्रीज़ हुई है, तो हाइट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंट होती है हमारे कंटेंट के ऊपर, और विड्थ डिपेंडेंट होती है स्क्रीन साइज़ के ऊपर। सही है, समझ आ गई कि नहीं। और इसको कम ज़्यादा करना हो तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है विड्थ की, और इसी तरह हमारे पास हाइट को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर्टी होती है हाइट की। इसमें मैं कहता हूँ 200 पिक्सल। ओके, अब जगह इसके पास इतनी थी, लेकिन इतने में जो कंटेंट पूरा ही नहीं आ सकता था, तो कंटेंट क्या कर रहे हैं, ओवरफ्लो कर रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। सही है, लेकिन एक चीज़ अगर आप देखो ना, ए का टैग कहाँ पे है, नहीं ये किसके बाद आ रहा है, ये हाइट के बाद आ रहा है, ये हाइट के बाद आ रहा है। ऐसे ही है ना, अगर ये उस एलिमेंट के बाद आ रहा होता तो इसने एंड पे जाना था जहाँ पे कंटेंट खत्म हो रहा है। अब एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जो बाद में आने वाला एलिमेंट होता है ना, ये हमेशा डिपेंडेंट होता है पहले आने वाले की हाइट के ऊपर। मतलब ए का टैग है ना, उसको नहीं नज़र आ रहा कि कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है पहले वाले टैग का, उसको बस इतना नज़र आ रहा है कि पहले वाला जो एलिमेंट है उसकी हाइट यहाँ पे ख़त्म होगी, मैंने इसके नीचे शो होना है। ठीक है, इसी वजह से ये यहाँ पर आ रहा है। ओके, अगर ये कंटेंट को देख रहा होता ना, तो इसने जहाँ पे कंटेंट ख़त्म होना था वहाँ पे जाके शो होना। सही है, लेकिन मैंने बताया ना, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो डिपेंडेंट होता है फर्स्ट की हाइट के ऊपर, जहाँ उसकी हाइट खत्म वहाँ पर ही उसने डिस्प्ले होना है। समझ आ गई। ये आगे आप लेआउट्स में जाओगे ना, वहाँ ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, आपको पता ही नहीं चल रहा होता कि ये एलिमेंट यहाँ पे क्यों आ रहा है,
तो ये आपने सिंपल सा रूल है, आपने याद रखना है कि जहाँ पहले की हाइट ख़त्म वहाँ पर अगला आ जाना है। ओके, ऑल ओके। अच्छा, अब लेट सपोज इसकी हम विड्थ ज़्यादा करते हैं, 300 पिक्सल करते हैं। अभी भी कंटेंट नीचे की तरफ ही जा रहा है, ऐसे ही यहाँ तक विड्थ मैंने कहा कि इससे ज़्यादा विड्थ इसकी नहीं होगी, तो उसने क्या किया, इस इतनी विड्थ के अंदर जितना कंटेंट आ सकता था उसको लाए, बाकियों को नेक्स्ट लाइन के ऊपर ले गया। ऐसे ही ना, लाइन ब्रेक कर दी यहाँ पर जहाँ विड्थ खत्म हो रही है। ओके, अब यहाँ पर ये जो ओवरफ्लो कर रहा है कंटेंट, इसको किस तरह से मैनेज करें, ये एक हेडिक जॉब है। मतलब हमने तो कहा कि मेरे पास इतनी जगह है इस एलिमेंट को शो करने के लिए, जैसे जस्ट लाइक यहाँ पर ये कार्ड है ना, मैंने कहा इसको शो करने के लिए मेरे पास इतनी जगह है, इसको मैंने हाइट और विड्थ दे दी है, लेकिन इसके अंदर ये कंटेंट फिट है, ऐसे ही है ना। अभी ये इसको किस तरह से करें, इस पर मैं आता हूँ। जैसे ये है ना, इसमें फर्स्ट व्यू में इतना कंटेंट आ सकता था, अब कंटेंट इंक्रीज हुआ है तो क्या हुआ है, स्क्रॉल कर रहे हैं। सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। सी एस एस हमसे कहती है कि दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, ये जो कंटेंट नीचे को ओवरफ्लो कर रहे हैं ना आपकी हाइट और विड्थ से, या तो आप इसको हिडन कर दो। हिडन मीन ये स्क्रीन पे नज़र ही नहीं आएगा, या फिर आप इसको, जो ब्राउज़र का स्टैंडर्ड है ना कि कंटेंट ओवरफ्लो ज़्यादा होने पे वो स्क्रॉल करता है, उस तरह इसको स्क्रॉल कर लो। ये दो तरीके वो देते हैं। अब दोनों को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर मैं हिडन करता हूँ तो क्या होगा, मेरी डिटेल छुप जाएगी, ऐसे ही है ना। पहले मैं आपको बताऊँ इसको करना कैसे है। ये जो कंटेंट ओवरफ्लो होता है ना, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है ओवरफ्लो की। ओके, अब इसकी दो ही वैल्यूज़ हैं, या ये हिडन है या ये स्क्रॉल है। अभी मैं हिडन कर देता हूँ तो क्या हुआ है, यहाँ पे मेरी हाइट, मतलब जो मैंने हाइट और विड्थ स्पेसिफाई की थी उसके अंदर जितना फिट आ रहा था उतने को उसने फिट किया, बाकियों को हिडन कर दिया, ऐसे ही है। लेकिन वो यहाँ पर हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आएंगे। आप कोई और जब लेआउट्स के साथ खेलोगे ना, फिर वो देखोगे आप ये जगह यहाँ पे ले रहा होगा। समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको। अब फिर दूसरा तरीका क्या है, एक तो प्रॉब्लम यहाँ पे है कि अगर इसको कोई रीड कर रहा है, यहाँ पर आगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी। फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करवा देंगे, ठीक है। अब एटलीस्ट वो पूरी इन्फॉर्मेशन तो रीड कर सकता है कि नहीं, ऐसे ही है ना कि जो कंटेंट ओवरफ्लो कर रहे हैं ना, अगर आप इस तरह कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले कर रहे हो, राइट कर रहे हो, फिर उसको आप हमेशा स्क्रॉल ही करवाया करो। लेकिन अगर आप कोई लेआउट यूज़ कर रहे हो, डिज़ाइन वगैरह कर रहे हो, उसमें हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो, हिडन वगैरह। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ पे ये आता है ना ओवरफ्लो का, कि एक कंटेंट ओवरफ्लो कर रहे हैं, उसको आप हमेशा स्क्रॉल ही करवाते हो ताकि इन्फॉर्मेशन यूज़र पूरी रीड कर सके। ऑल ओके, इतने में कोई प्रॉब्लम। अभी हमने तीन चीज़ें देखी हैं। पहला, विड्थ को मेंटेन करना, कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML ने दो तरह की टैग्स हैं, दोनों की विड्थ को मेंटेन कर दी है, डिफ़ाइन कर दिया है। अगर उसको मैंने कम या ज़्यादा करना है तो मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, विड्थ की। और हाइट की मेंटेन करना है तो हाइट की प्रॉपर्टी है। बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ किस पे डिपेंडेंट होती है, स्क्रीन की विड्थ के ऊपर, और हाइट किस पे डिपेंडेंट होती है, मेरे कंटेंट के ऊपर। सही है। इसको मैं अगर मेंटेन करना चाहता हूँ ना, फिक्स करना चाहता हूँ, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं मेरे पास। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि जो हमारा कंटेंट उतने एरिया में पूरा नहीं आ रहा, मेरे पास दो तरीके हैं, या मैं उसको स्क्रॉल करवा लूँ या फिर उसको हिडन कर लूँ। जब मैं डिटेल शो कर रहा हूँ, मैं हमेशा उसको स्क्रॉल ही करवाऊँगा। ओके, समझ आ गई इतनी। अच्छा, आगे जाने से पहले ना मैं क्या करता हूँ, ये हाइट और विड्थ इसको कॉपी करता हूँ, सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ आते हैं ब्राउज़र में, क्या हो रहा है, इन लाइन को कोई स्टाइलिंग अप्लाई हुई है, मतलब मैंने इन लाइन को दी है ना हाइट और विड्थ। यहाँ पे देखो, विड्थ दी 300, हाइट दी 200, क्या वो अप्लाई हुई, नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जो हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ ब्लॉक लेवल टैग पे अप्लाई होती है, ये इनलाइन टैग्स पे अप्लाई नहीं होती। क्यों? रीज़न ये है कि इनलाइन की जो डेफिनेशन है वो HTML ने फिक्स्ड कर दी है, इसने हमेशा उतनी जगह लेनी है जितना इसके अंदर कंटेंट है। सही है। इस वजह से उसको हाइट विड्थ लगाओगे वो इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन फिक्स्ड है। ब्लॉक लेवल की क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लॉक लेवल में एरिया ज़्यादा होता है हमारे पास, ठीक है। मैं एक कैरेक्टर लिखूँ वो जगह पूरी ले रहा है, मैं
4 लाइनें लिख दूँ वो जगह पूरी कंटेन कर रहा है, वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है मैं इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ पर स्पेस ज़्यादा है। लेकिन इन लाइन के केस में तो मेरे पास स्पेस ही नहीं है, मैं किसको हाइट और विड्थ दूँ, ठीक है। इसलिए हाइट और विड्थ की जो प्रॉपर्टीज़ है ना वो इन लाइन टैग्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। हाल ओके, ठीक है। अब यहाँ पर वापस आते हैं, ओवरफ्लो को हम देख रहे थे। अब ओवरफ्लो में यहाँ पर अगर आप देखो ना, मैंने मेरा कंटेंट स्क्रॉल किस तरफ कर रहा था, वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसे ही है, लेकिन इसने एक्स एक्सिस के ऊपर भी स्क्रॉल दिया है। नज़र आ रहा है आपको सबको? यहाँ पर अगर आप देखो ना, इसने ये हॉरिजेंटली भी स्क्रॉल बार दिया, जबकि मेरी नीड क्या थी कि सिर्फ वर्टिकली मुझे चाहिए था, ऐसे ही है। अब फिर इस चीज़ को कैसे फिक्स कर सकते हैं? एक तो हमारे पास सिंगल ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी है, एक हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर साइड से सिर्फ स्क्रॉल करना चाहता हूँ ना, तो आप ओवरफ्लो हाइफन आगे साइड बता देंगे। मैंने बताया सिर्फ वाई एक्सिस पे करना है, और यहाँ पर मैं दो ही इसकी वैल्यूज़ हैं, या हिडन है या स्क्रॉल है। यहाँ कर देता हूँ स्क्रॉल, इसको कमेंट कर दूँ तो यहाँ पे देखो आप सिर्फ वर्टिकली स्क्रॉल बार आ रहे हैं, हॉरिजॉन्टली नहीं आ रहा। समझ आ गई इतनी आपको? ओके। इसी तरह जिस तरह मेरे पास वाई एक्सिस है ना, इसी तरह मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको एक्स एक्सिस पे भी स्क्रॉल कर सकता हूँ। सिंपल, आपने वाई की जगह एक्स कर देना, सही है। अभी क्या होगा, मैं वाई एक्सिस को कमेंट कर देता हूँ, क्या हो रहा है, चलो इसको भी। अभी मैंने सिर्फ ए की प्रॉपर्टी लगाई है, ओवरफ्लो एक्स एक्सिस से स्क्रॉल करें, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये वर्टिकली स्क्रॉल कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंटेंट मेरा नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ही है ना, तो नीचे की तरफ हाइट ही होती है ना, उसने वर्टिकली जाना है स्क्रॉल करने। हाँ, अगर मेरा कंटेंट हॉरिजॉन्टली आगे की तरफ जा रहा होता ना, इंक्रीज हो रहा होता, फिर इसने हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करना। अब यहाँ पर देख नहीं ना रहे कि वर्ड जो है, जैसे ही मेरी विड्थ ख़त्म होती है, वहाँ से वर्ड लाइन ब्रेक कर जाता है, ऐसे ही है। तो वो हमेशा नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर स्क्रॉल बार भी वाई एक्सिस पर ही आएगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये मेरा कंटेंट लाइन ब्रेक ना करे, फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है वाइट स्पेस। इसकी दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या रैप कर दें या नो रैप कर दें। रैप करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट रैप ही होता है कि जहाँ पे विड्थ ख़त्म होगी वहाँ से लाइन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अगर नो रैप कर देंगे ना आप, इसका मतलब क्या है कि लाइन नहीं आपने ब्रेक करनी, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा ना, आप देखो सारा एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल बार भी आ रहा है, सही है। समझ आ गई कि नहीं इतनी आपको? ओके, तो अभी हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली? 4 पढ़ ली, हाइट, विड्थ, ओवरफ्लो, और इसके 2 पॉइंट्स हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और एक हमने पढ़ी वाइट स्पेस। ये किस लिए यूज़ होती है? ये कंटेंट के मतलब लाइन ब्रेक को, बिहेवियर को चेंज करती है। मतलब आप कहते हो नहीं होना चाहिए ब्रेक, तो नो ब्रेक कर दें। अगर आप कहते हो कि होना चाहिए तो आप रैप कर दें, सही है जी, है ना। इसमें मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। सर ये तो स्क्रॉल अप एंड डाउन को इतना सही नहीं लगता। व्यू मोड पे क्लिक करेंगे तो जो आपका डेटा ज़्यादा था वो शो होना स्टार्ट हो। लेकिन कोई टेक्निकल पर्सन, हर बंदा टेक्निकल तो नहीं ना होता, उसको फिर कैसे पता चलेगा कि मैंने व्यू मोड करना है? वो आगे लिखा हुआ, अगर वो जैसे आजकल व्हाट्सएप में नहीं होता व्हाट्सएप में होता है कि फिर उसके ऊपर आप क्लिक करें, मोर का ऑप्शन आता है एंड पे। नहीं, वो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें थोड़ा मतलब जावास्क्रिप्ट भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, सही है। कर सकते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पर अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से ये 2 ही हमारे पास ऑप्शन हैं, या हिडन कर लें या स्क्रॉल करवा लें। इसको हम अच्छा करेंगे, वो टेंशन ना लो, ठीक है। इतना समझ आ गया आपको? नेक्स्ट चलें, हैं आगे चलें। अच्छा, अब हमने क्या चीज़ देखनी है, अब मैं इसको थोड़ा सिंपल ही कर लेते हैं। H1 हेलो लॉरम कर लें, लॉरम 7। अभी ये 2 मेरे पास हेडिंग्स आ रही हैं। हाइट में इनको विड्थ जो है वो नहीं फिक्स्ड करता, विड्थ मैं पूरी रहने देता हूँ, सही है। अब मैंने हाइट कितनी कही है?
200 पिक्सल, ऐसे ही है। अब और इंक्रीज़ करूँगा, अब क्या होगा, अब मैक्सिमम मेरे ख्याल से ये स्क्रीन जो है ना मेरी 800 पिक्सल की है। अब 200 पिक्सल इसने ले लिया, 2 इसने ले लिया, 2 इसने ले लिया, 600 हो गया। अब 200 इस पर पूरा नहीं आ सकता था तो वो स्क्रॉल कर गया नीचे की तरफ। ओके, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। इतना क्लियर है कि नहीं आपको? उस पर मैं आ रहा हूँ कि ये क्यों आ रही है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, वो क्या है कि अगर आप यहाँ पर अभी देखो ना, ये जो कंटेंट है ये बिल्कुल मेरी बाउंड्री को टच कर रहा है, ऐसे ही है ना, साथ लगा हुआ है, एक अच्छी फील नहीं दे रहा। जबकि होना क्या चाहिए था, ये थोड़ा सा आगे को होता, स्पेस देता है बाउंड्री से, ऐसे ही है। अब ये चीज़ करने के लिए ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, ठीक है। पैडिंग एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारी बाउंड्री और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अगर आपसे कोई पूछे पैडिंग क्या करती है या पैडिंग क्या होता है, पैडिंग जो है ये हमारी बाउंड्री और हमारे अंदर के टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को कम या ज़्यादा करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे कहता हूँ पैडिंग दे दो 10 पिक्सल की, यहाँ पे देखो क्या हुआ है, या इसको मैं भी करूँ 50 पिक्सल। यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, इसने चारों तरफ से 50-50 पिक्सल की इसको स्पेस दे दी। सही है, मतलब टॉप से भी दी है, लेफ़्ट से भी, बॉटम से भी और राइट से भी। समझ आ गई? तो पैडिंग क्या करती है, पैडिंग की प्रॉपर्टी हमारे कंटेंट और कॉर्नर के दरमियान स्पेस डिफाइन करती है। समझ आ गई? और किस साइड पे, इनसाइड की आउटसाइड, इनसाइड द स्पेस। ओके, एक चीज़ अगर आपने देखी हो ना, मैंने पैडिंग अप्लाई की है, एक इफेक्ट आया है, वो क्या है, अगर मैं लेट्स सपोज पैडिंग ख़त्म करूं, अभी ये ऐसे है, पैडिंग लगाई तो क्या हुआ है यार, साइज़ छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, साइज़ ज़्यादा हो गया, इसकी हाइट इंक्रीज़ करके। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो पैडिंग है इसने क्या देनी है, स्पेस कहाँ पे देनी है, इनसाइड, इस वजह से इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ कर। समझ आ गई कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप पैडिंग अप्लाई करते हो ना तो वो उसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ करती है साथ। ओके, जैसे अभी अगर मैंने ये नहीं लगाई तो इसके पास ये एरिया है हाइट और विड्थ का, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब मैंने पैडिंग भी अप्लाई की है, ओके, अब पैडिंग इतने एरिया में पूरा आ ही नहीं सकती, तो वो क्या करेगा, इसकी हाइट और विड्थ को इंक्रीज़ कर दे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट CSS का बिहेवियर है। जैसे मैंने पैडिंग लगाई, आइए इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज़ कर। अब कौन मुझे बताएगा कि अब इसकी हाइट क्या है, यहाँ पर देख के बताइएगा। अभी ये मैंने पैडिंग 50 पिक्सल दी है, ये किस किस साइड से आई है, ये चारों तरफ से आई है, ऐसे ही है। अब मुझे बताइए इसकी हाइट क्या है, विड्थ क्या है, हाइट कितनी है, आप लोग ना मुझे वही 500 कह रहे हैं, हाइट कितनी होगी है 300। अगर मैं विड्थ कर दूं 300, अब विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, हाइट 300 मुझे आंसर आया है, विड्थ कितनी है 400, 400 के 300। देख लो कितने लोग कहते हैं कि हाइट 300 हो गई है, हाथ खड़ा करें ज़रा। ये जो कुछ नहीं ना कह रही, आज मैंने वाकई बुखारा ले जाना इन सबको, सही है। और जो कहती हैं विड्थ 400 हो गई है, वो हाथ खड़ा करें मतलब सेम है। और जो कुछ भी नहीं कह रहे वो हाथ खड़ा करें ज़रा, एक ही है ये। बाकी जो है तुम भी कुछ नहीं कह रहे, अरीब भी कुछ नहीं कह रहा। देखो हाइट साइड पे कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, ऐसे ही है। अब वाई एक्सिस में टॉप होता है और बॉटम होता है, तो टॉप की पैडिंग प्लस बॉटम की कर लो 50-50, 100 और 100 में हाइट को सम अप कर दें 300, पूरा नहीं है। और विड्थ कितनी है 300 पिक्सल, ऐसे ही है। और उसमें लेफ़्ट और राइट की पैडिंग को इंक्लूड कर दें 50-50, कितना हो गया 400। अब देखिए इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। आप इस पर राइट क्लिक करोगे ना, यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है इंस्पेक्ट का, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर या तो ये एरो पे क्लिक कर लें
या फिर यहाँ पर किसी भी टैग के ऊपर माउस लेके जाएंगे ना, तो ये आपको वो साइड पे बता रहा है कि इसकी हाइट और विड्थ क्या है। नज़र आ रही है कितनी बता रहा है, 400 बाई 300। यहाँ 400 जो है ये क्या है, ये विड्थ है। पहली वैल्यू जो होती है ये विड्थ होती है और दूसरी वैल्यू हाइट होती है। अक्सर आप इमेज का साइज़ भी देते हो ना, आप उसको बताते हो 1280 बाई 720। इसका मतलब होता है 1280 विड्थ रखनी है, 720 हाइट रखनी है। ओके, समझ आ गई इतनी बात के नहीं आपको? जी जी, कुछ कह रहे हैं, कोई समझ लगी? इतना क्लियर है आपको कि पैडिंग जो है वो हमेशा इनसाइड होगी, तो वो हाइट और विड्थ को हमेशा इफेक्ट करेगी। ओके, अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए? लाइक मैंने तो, मेरे पास जगह ही इतनी थी 300 बाई 200, अब मैंने विड्थ अप्लाई की है तो वो 400 बाई 300 होगी, जबकि मेरे पास इतना जगह ही नहीं थी इसको शो करने के लिए। फिर क्या करें? फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो कहते हैं ना उस्ताद ही होते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये प्रॉपर्टी क्या करती है, ये डिफाइन करती है कि कभी भी जो पैडिंग अप्लाई करोगे भी ना, तब भी इसकी हाइट और विड्थ इंक्रीज नहीं करेगी। लाइक इसके ऊपर मैं माउस लेके आऊँ ना, अब कितनी आ रही है 300 बाई 200। अब अगर आप इसको पैडिंग 100 पिक्सल भी दे दोगे ना, तब भी इसकी हाइट और विड्थ ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, इसके अंदर का कंटेंट ओवरफ्लो कर जाए, लेकिन हाइट और विड्थ इतनी ही रहेगी। क्लियर है? इतना समझ आ गया आपको? ओके, लेकिन उससे पहले ना हम एक और चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि जो पैडिंग की प्रॉपर्टी है ना, सिंपल पैडिंग के, ये क्या कर रही है, इसमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ, ये चारों तरफ से दे रही है। लेकिन लेट सपोज मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ टॉप से चाहिए, फिर हमारे पास ना CSS में ना दो तरह से हम प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करते हैं। एक तो उसने हमें सेपरेट प्रॉपर्टीज़ भी दी होती हैं बिगिनर्स के लिए, एक हमें एक शॉर्टकट भी दिया होता है। सही है, अभी हमने ये शॉर्टकट यूज़ किया है। अभी हम जो सेपरेट है उस पर आते हैं। लाइक अगर आपने सिर्फ लेफ़्ट से देनी है ना, तो उसने हमें एक सेपरेट प्रॉपर्टी भी दे दी है पैडिंग लेफ़्ट की। सही है, इसमें मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, तो अब ये सिर्फ लेफ़्ट से ही पैडिंग देगा, टॉप राइट बॉटम को इफेक्ट नहीं करेगा। अब मुझे बताएं इसकी विड्थ कितनी होगी? 310। सही है, सही आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, अगर मैंने राइट से देनी है उसके लिए भी प्रॉपर्टी है पैडिंग राइट, इसको मैं कहता हूँ 20 पिक्सल। अब कितनी होगी? 340, अब 330 हो गई। सही है, अब पैडिंग टॉप से भी दे देते हैं। अब क्या साइज है इसका? 300 बाई 330 बाई 250। सही है, अब बॉटम से रह गया वो भी दे देते हैं। अब 290 बाई 330। ये सिर्फ मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि हमारे पास सेपरेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि आप लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से कोई किसी पर्टिकुलर साइड से देना चाहते हो तो सेपरेट प्रॉपर्टी भी है, या फिर हमारे पास एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट की तरफ जाते हो ना, तो प्रॉब्लम ये है कि एक वैल्यू है वही चारों तरफ से आएगी, मतलब चारों तरफ से 50 आएगा। लेकिन लेट्स सपोज मैंने लेफ़्ट से 10 देनी है, राइट से 20 देनी है, टॉप से 50 देनी है, इस तरह का काम करना है, फिर आपको ये सेपरेट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। उस पर मैं आ रहा हूँ। इतना समझ आ गया आपको? क्लियर है? बताओ ना। ओके, अब हम इसको इसकी तरफ आते हैं। मैं कहता हूँ मैंने शॉर्टकट यूज़ नहीं करना, मैं अब प्रोफेशनल हो गया हूँ, मैंने अब प्रोफेशनली काम करना है। फिर हम क्या करते हैं, हम क्योंकि ये तो बिगनर वाला काम है ना, सेपरेट पॉइंट से डिफ़ाइन करूँगा, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या होता है? अगर आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं ना, सिर्फ पैडिंग लगा रहे हो, यहाँ पर CSS हमसे कहती है आप चारों वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर दो, स्पेस दे देगी। ठीक है, अब भी काम सेम है। जो पहली वैल्यू है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है टॉप साइड को, टॉप पैडिंग को। किसको? टॉप पैडिंग को। दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है राइट को। किसको? राइट को। तीसरी बॉटम को। चौथी लेफ़्ट को। ये क्लॉकवाइज चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ़्ट। रिपीट करेंगे, पहली किसकी है? टॉप, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ़्ट। और रिवाइज करें,
टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ये नहीं कभी भूलना आपने कि अगर 4 वैल्यूज़ मैंने शॉर्टकट में डिफाइन कर दी हैं, पहली टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ, अब इसका साइज़ क्या हुआ होगा देख के बता दें। 360 बाई 260 कितना आ रहा है? 360 बाई 260। ये किस तरह से आया है? हाइट कितनी थी? 200। अब टॉप और बॉटम इसमें कौन कौन से हैं? 10 और 50, तो कितने हो गए? 60, और यहाँ पर हाइट होगी 260। इसी तरह विड्थ में 20 और 40 60 और 360 इसकी विड्थ होगी। समझ आ गई इतनी आपको? अगर लेट्स सपोज मैं 4 की बजाय 3 दे देता हूँ, अब क्या होगा? अब पहली वैल्यू किसकी है? पहली टॉप की है, दूसरी लेफ्ट और राइट की है। जब वैल्यूज 3 होंगी ना, तो पहली जो वैल्यू है वो टॉप की है, दूसरी लेफ्ट और राइट, तीसरी बॉटम। समझ आ गई आपको? अगर तो 4 है फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, फिर तो क्लॉकवाइज टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अगर 3 है तो पहली टॉप की वैल्यू है, दूसरी लेफ्ट और राइट, तीसरी बॉटम है। ओके, समझ आ गई? तो अब इसकी हाइट और विड्थ कितनी होगी? विड्थ ही बता दें बस। 340 होगी। सही है? समझ आ गई कि नहीं? ओके, उसके बाद अगर 2 कर दूं, फिर पहली टॉप बॉटम है, दूसरी लेफ्ट और राइट है। अगर 1 कर दें, फिर तो चारों तरफ से इतनी है। ओके, समझ आ गई? अब 220 बाई 320 होगा। सही है? अच्छा, अब रिवाइज करेंगे सारे। अगर 4 है तो क्या सिनेरियो है? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। अगर 3 है तो टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। अगर 2 है टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट। अगर 1 है फिर चारों तरफ से। समझ आ गई? तो ये शॉर्टकट भी हमने पढ़ लिया और सेपरेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो भी डिस्कस कर ली। और पैडिंग का मेन रीज़न क्या है, रोल क्या है? कि बाउंड्री और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस इंक्रीज करनी है। सही है? और कहाँ को करनी है? इनसाइड के आउटसाइड? इनसाइड दी स्पेस। समझ आ गई इतनी आपको? अब नेक्स्ट क्या है कि इसी तरह ना, जिस तरह ये पैडिंग है ना, एक हमारे पास और प्रॉपर्टी पहले ना, इससे पहले मैं आपको ये नीचे, एक तो ये हमारे पास ये कंट्रोल है ना कि हम टैग को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे या माउस लेके जाएंगे, ये मुझे उसकी हाइट और विड्थ बता देगा। अगर और डेप्थ में आप देखना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? टैग को सिलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ नीचे एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है आपको। सबको नज़र आ रहा है? ये ना नीचे एक बॉक्स डिस्प्ले हो रहा है आपके पास। यहाँ सबसे इनसाइड वो आपको बता रहे हैं इसकी हाइट और विड्थ क्या है। ये जितना एरिया उसने ब्लू किया है ना, ये इसकी एक्चुअल हाइट और विड्थ है। वो बता रहे कितनी है? 300 बाई 200। 300 विड्थ है इसकी और 200 हाइट है। इतनी रखी थी मैंने, 300 बाई 200। सही है? उसके ऊपर ये वो बता रहे ये पैडिंग है। साथ वो बता रहे कि टॉप से 10 है, राइट से 20 है, बॉटम से 50 है, लेफ्ट से 40 है। समझ आ गई? इसके ऊपर ये बॉर्डर है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है। अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। अब जिस तरह हमारे पास पैडिंग है ना, इसी तरह हमारे पास सेम मिलती जुलती चीज़ एक होती है, उसको हम कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। इसमें मैं मार्जिन दे देता हूँ 50 पिक्सल। इसने क्या किया है? इसने आउटसाइड स्पेस दी है। ठीक है? कह लो कि पैडिंग जो होती है इनसाइड, मतलब बाउंड्री और टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को इंक्रीज करती है। जो मार्जिन होता है ये होता है आउटसाइड दी स्पेस, मतलब 2 एलिमेंट्स के दरमियान जो फासला होता है इसको हम मार्जिन कहते हैं, और टेक्स्ट और बाउंड्री के दरमियान जो फासला होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं। सही है? लाइक ये 2 एलिमेंट्स हैं ना, इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिन। और मार्जिन हमेशा आउटसाइड दी स्पेस होती है। ठीक है? अब अगर मैं उसी पे आऊँ ना, इंस्पेक्ट करूँ और टैग को सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये इसकी एक्चुअल हाइट और विड्थ थी, ये जितना एरिया ये बता रहे हैं, ये उसके ऊपर पैडिंग है, ये इसके ऊपर मार्जिन है। ठीक है? समझ आ गई कि नहीं? अच्छा, अब अगर लेट्स सपोज मैंने मार्जिन नहीं लगाया था, अब भी स्पेसिस आ रही थी, ऐसा क्यों है? कि बाय डिफ़ॉल्ट HTML ने हर टैग को मार्जिन दिया होता है। सही है? अब आपको पता चला है कि ये इसके दरमियान स्पेसिस क्यों आ रही हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इनका मार्जिन है। 2 एलिमेंट्स के दरमियान जो फासला है उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन।
ओके, समझ आ गई कि नहीं जी? दो एलिमेंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने मार्जिन दिया है 50 पिक्सल, तो इसने क्या किया है, चारों साइड सेम पैडिंग वाला काम है। अगर एक वैल्यू है तो वो चारों साइड से 50-50 पिक्सल है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो ये क्या बता रहा है, टॉप से 50, राइट से 50, बॉटम से 50 और लेफ्ट से 50, मतलब इक्वल। अगर दो दे दें 50 पिक्सल और 40 पिक्सल, अब पहली वैल्यू किसकी है, टॉप बॉटम, दूसरी लेफ्ट राइट की। अब अगर आप देखोगे ना, टॉप बॉटम 50-50, लेफ्ट राइट 40-40। अब अगर तीन कर दें 30 पिक्सल, पहली किसकी है, टॉप, दूसरी लेफ्ट राइट, तीसरी बॉटम। सही आ रही है कि नहीं आ रही? 50 इसको क्या हो गया, टॉप बॉटम से, टॉप से 50, लेफ्ट और राइट से कितनी आ रही है 40, और बॉटम से 30। सही आ रही है। अब एक और दे दें 20 पिक्सल, अब टॉप से 50, राइट से 40, बॉटम से 30 और लेफ्ट से 20। सही आ रही है कि नहीं आ रही? ओके। अगर लेट्स सपोज मज़ा लेने के लिए 5 कर दें, फिर ओहो, इसको क्या हो गया। अच्छा, अब आप 5 कर दिए, अब क्या होगा देखिए क्या हो रहा है। नहीं, अब कोई मार्जिन अप्लाई नहीं होगा। वे 5 कर दी ना, 5 तो स्पेसिफाई नहीं है, इस वजह से उसने ये जो आप देख रहे हैं ना 21.4, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। सही है, समझ आ गई कि नहीं? अगर 5 कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो शॉर्टकट हो गया ना। इसी तरह हमारे पास इसमें भी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मार्जिन लेफ़्ट है 10 पिक्सल, इसी तरह मार्जिन राइट है 20 पिक्सल, मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी है, मार्जिन बॉटम, मतलब सेपरेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं और शॉर्टकट भी है। बस हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि मार्जिन आउटसाइड दी स्पेस है, पैडिंग इनसाइड दी स्पेस। आर ओके? क्योंकि दोनों ब्लॉक लेवल है ना, तो वो ऊपर नीचे के आएंगे। इनको आमने सामने लाने के लिए हम आगे लेआउट्स पढ़ेंगे। सही है, उसके अलावा हम इनको कभी आमने सामने नहीं ला सकते हैं। वो आगे आगे पढ़ेंगे ना, थोड़ा आहिस्ता चलते हैं ना, थोड़ा ठंडा खाओ। ब्लॉक लेवल है, सेक्शन, डिव, हेडर, मेन, फुटर, ये सारे ब्लॉक लेवल हैं। इतना समझ आ गया आपको? अच्छा, अब आगे क्या है कि लेट्स सपोज समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ हेडिंग 1। ये सिर्फ मैं ऐसे इसलिए करता हूँ कि दोनों को मैंने सेपरेट स्टाइल देना है। इसको क्लास देता हूँ हेडिंग 1 की, और इसको देता हूँ हेडिंग 2 की। इसको ख़त्म कर देते हैं। अब अप्लाई हो रहा है, सही है। अच्छा, अब इसमें से ये चीज़ें मैं ख़त्म कर देता हूँ, और ये भी ख़त्म कर देते हैं सारा। मैं जो चीज़ समझाना चाह रहा था ना कि लेट्स सपोज करें इस हेडिंग 2 को मैंने मार्जिन टॉप से दिया है 50 पिक्सल, और ये जो ऊपर वाला है ना, सारे मार्जिन ख़त्म कर दें, इसको मार्जिन बॉटम दे दें 60 पिक्सल। ठीक है, मतलब सिर्फ दोनों पे एक मार्जिन अप्लाई है। ऊपर वाले को मार्जिन बॉटम दिया है, नीचे वाले को मार्जिन टॉप दिया है। अब मुझे बताएं यहाँ इनके दरमियान स्पेस कितनी आ रही है? 110 आ रही है ना? कितने लोग कहते हैं 110 आ रही है? हाथ खड़ा करें।
और जो कह रहे हैं 60 आ रही है, जो कहते हैं 50 आ रही है। क्या कह रहे हैं? कोड ओपन कर देते हैं। बॉटम को पहले वाले को मार्जिन बॉटम है कितना 60 और दूसरे वाले को मार्जिन टॉप है कितना 50। मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। अब मुझे बताओ एक्चुअल में इनके दरमियान फिर स्पेस कितनी है? 50 के 60? मैंने कसम डाल देनी है 50 जितने लोग कह रहे हो हाथ खड़ा करें ज़रा। और जो कह रहे हैं 60 है और जो कह रहे हैं 110 है और जो कुछ भी नहीं कह रहे, इनका क्या करें? हनान इनके बारे में सोचो, इनका क्या करें? अच्छा, अब मैंने मार्जिन, एक चीज़ आपने देखनी है कि अगर मार्जिन बॉटम है और सेकंड का मार्जिन टॉप है, यहाँ पर कभी भी ये सम अप नहीं होंगे, ये हमेशा कोलैप्स कर जाएंगे। कोलैप्स का मतलब क्या है? जो वैल्यू बड़ी होगी ना वो अप्लाई हो। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू किसकी है? 60, तो 60 इस पर अप्लाई है। अगर आप यहाँ पे आओ ना, इसमें देखो ये इसका मार्जिन है। अब इसका वो ब्राउन जो लाइट है, ब्राउन कलर है, वो फिल हो रहा है ना, ये मार्जिन अप्लाई है। अगर मैं दूसरे वाले का दिखाऊंगा ना, उस पर मार्जिन पे जाऊँ तो ऊपर से स्पेस बच रही है, ऐसे ही है, तो ये वाला मार्जिन नहीं अप्लाई हुआ। मार्जिन कौन सा अप्लाई हुआ है? 60 वाला। क्यों? उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। ऑल ओके, समझ आ गई? इसी तरह जिस तरह टॉप बॉटम पे है ना, इसी तरह लेफ्ट राइट में भी होता है। लेफ्ट राइट में भी मार्जिन कोलैप्स कर जाएंगे ना, तो वही वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वही अप्लाई हो। समझ आ गई इतनी आपको कि नहीं? ओके, इतने में कोई प्रॉब्लम? आज जितना हमने कवर किया है, तो लेट देम समराइज दिस लेक्चर कि पहले हमने क्या पढ़ा है? पहले तो हमने हाइट और विड्थ को मैनेज करना सीखा है, ऐसे ही है। मैंने बताया बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ किस पे डिपेंडेंट होती है? स्क्रीन के साइज़ पर, और हाइट कंटेंट के ऊपर। फिर मैंने आपको बताया हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी सिर्फ ब्लॉक लेवल पे अप्लाई होती है, इनलाइन पे अप्लाई नहीं होती। द रीज़न इज़ दिस के इनलाइन जो टैग है उसकी जो स्पेस है वो डिफाइन कर दी है HTML ने कि इसने स्पेस उतनी लेनी है जितना इसके अंदर कंटेंट है, जबकि ब्लॉक लेवल के पास एक एक्स्ट्रा स्पेसिस होती हैं। सही है, इस वजह से CSS कहती है आप ब्लॉक लेवल की हाइट विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हो, इनलाइन की नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा? हाइट और विड्थ करने के बाद ओवरफ्लो, मतलब कि कंटेंट अगर हमारे एरिया के अंदर पूरा नहीं आ रहा तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या उसको हिडन कर लें या फिर स्क्रॉल करवा लें, या एक्स एक्सिस से कर लें या वाई एक्सिस से कर लें। फिर हमने पढ़ी एक प्रॉपर्टी वाइट स्पेस। ये क्या करती है? ये डिफाइन करती है कि इस एलिमेंट का ये जिस देखो ये सारी प्रॉपर्टीज़ बिलोंग किसको कर रही हैं? हेडिंग 1 को, जिस पे ये क्लास अप्लाई होगी उसी पे अप्लाई हो। अब वाइट स्पेस डिफाइन करेगी कि ये H1 का कंटेंट लाइन ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू होती है रैप। रैप का मतलब है कि करेगा, नो रैप का मतलब है लाइन ब्रेक नहीं करेगा। सही है, समझ आ गई? उसके बाद हमने पढ़ी पैडिंग। पैडिंग क्या करती है? हमारे टेक्स्ट और बाउंड्री के अंदर स्पेस को इंक्रीज करती है, स्पेस डिफाइन करती है। समझ आ गई? इनसाइड द स्पेस। और मार्जिन क्या डिफाइन करता है? आउटसाइड द स्पेस। समझ आ गई इतनी? अगर पैडिंग इनसाइड है तो मेरी क्या चीज़ इफेक्ट करेगी? हाइट और विड्थ। सही है, समझ आ गई? अगर पैडिंग हम अप्लाई करें तो मेरी हाइट और विड्थ ज़्यादा होगी। अगर इस चीज़ से बचाना है तो कौन सी प्रॉपर्टी है? बॉक्स साइजिंग, और उसकी वैल्यू है बॉर्डर बॉक्स के। इससे आपने ज़्यादा जितनी इसकी हाइट और विड्थ है इसको इंक्रीज़ नहीं करना, जितनी मैंने स्पेसिफाई कर दिया हमेशा इतनी रहेगी। पैडिंग लगाएंगे भी तो आपने इंक्रीज़ नहीं करना। हाँ, सही है, समझ आ गई इतनी? फिर हमने शॉर्टकट्स पर पैडिंग के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी भी देख ली, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम की, और मार्जिन के लिए भी। और एक शॉर्टकट भी देख लिया कि आप क्या करें, सिर्फ पैडिंग की प्रॉपर्टी लगा के आगे चारों वैल्यूज़ दे दें। तो इसमें क्या रूल होगा? पहली टॉप की, दूसरी राइट, तीसरी बॉटम, चौथी लेफ़्ट क्लॉकवाइज। अगर 3 होंगी तो टॉप, लेफ़्ट राइट और बॉटम 2 होंगी तो टॉप बॉटम और लेफ़्ट राइट 1 होगी तो ऑल। सही है, समझ आ गई? अब भूलेंगे तो नहीं इतना। और अगर दो साइड से मार्जिन कोलैप्स कर रहे हैं तो क्या रूल है? जो हाईएस्ट वैल्यू है वो अप्लाई होगी। ओके ओके फिर
ये सारी जो भी मैं प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये एक टॉपिक को बिलोंग करती हैं, उसको हम कहते हैं बॉक्स मॉडल्स। क्या कहते हैं? CSS बॉक्स मॉडल्स, जिसमें हम एक बॉक्स को ही बना रहे हैं ना, एक बॉक्स को मेंटेन करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। लाइक उसकी हाइट और विड्थ होती है कुछ बॉक्स की, वो मैंने आपको डिफ़ाइन करना सिखाई। फिर बॉक्स के अंदर पैडिंग वगैरह मैनेज करना सिखाई। फिर उसके अराउंड मार्जिन देना सिखाया। फिर उसके अंदर अगर ओवरफ्लो हो रहा है कंटेंट, वो मैनेज करना सिखाया। इतने में तो क्लैरिटी थी ना। अब हम इससे थोड़ा सा नेक्स्ट चलेंगे, कोई 2-3 प्रॉपर्टीज़ इसकी रहती हैं, वो देख लेते हैं। जैसे अगर हमने इसको किया ना लाइव, तो अब ये तो ख़त्म कर दूंगा ना, इसमें तो क्लैरिटी है आपको, और ये भी ख़त्म कर देते हैं, और आई थिंक इसकी भी ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है। ठीक है, सेम इसी तरह नीचे। अब इस पर क्या क्या अप्लाई है? हाइट, विड्थ, पैडिंग और मार्जिन। अब मुझे बताएं पैडिंग का रोल क्या था। अगर इसकी वैल्यू में 4 वैल्यूज हैं तो क्या पहली कौन सी है? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ़्ट। अगर 3 हो, टॉप, लेफ़्ट, राइट, बॉटम। 2 लेफ़्ट, राइट, और पहली कौन सी है? टॉप, बॉटम, दूसरी लेफ़्ट, राइट है। एक हो तो सारी साइड्स। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको खत्म करें। ये आप ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करोगे ना, और एरो जिस तरफ लाओगे उस तरफ कॉपी होता रहे। ड्रैग कर रहे थे, वो सिंपली ऑल्ट प्रेस करके इसको जहाँ मर्जी ले जाए। ठीक है, अप डाउन के साथ। अच्छा, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वैसे रह गई हैं? मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया। मार्जिन क्या कहाँ पे होता है? आउटसाइड द स्पेस, और पैडिंग इनसाइड द स्पेस। अब एक चीज़ हमने इसमें देखनी है कि अगर लेट्स सपोज इसमें हमने बॉर्डर लगाना हो, बॉर्डर का पता है आपको? मतलब इसके जो कॉर्नर्स है ना, बाउंड्री है, उसको हमने क्लियर करना है, उसको वाजे करना है। लाइक उस पर कोई आउटलाइन देनी है, तो उसके लिए हमारे पास बॉर्डर लगाने की कंट्रोल होता है CSS के अंदर। अब आपने अगर बॉर्डर लगाना है ना किसी भी बॉक्स के ऊपर, तो 3 चीज़ें उसके लिए चाहिए। कितनी? 3। मतलब जब भी आपने बॉर्डर लगाने, आपके माइंड में ये 3 चीज़ें आनी चाहिए। पहला आपने इसको बताना है कि बॉर्डर का कलर क्या होगा। क्या बताना है? बॉर्डर का कलर क्या होगा। दूसरा आपने बताना है बॉर्डर की विड्थ क्या होगी। सही है, वो कितना मोटा होगा, कितना बारीक होगा, ये सारा आपने बताना है। तीसरी चीज़ आपने इसको बतानी है कि उसकी शेप क्या होगी। वो सॉलिड होगा, मतलब प्लेन लाइन में होगा, या डॉटेड होगा, या डैश्ड होगा, किस तरह का बॉर्डर आप देना चाहते हो। सही है, ये 3 चीज़ें आपने बतानी है। अब बॉर्डर लगाने के लिए पहले बॉर्डर कलर डिफ़ाइन कर देते हैं। मैं कह देता हूँ मैंने बॉर्डर देना है येलो कर लें। सही है, तो ये मैंने बता दिया बॉर्डर कलर। अभी सिर्फ कलर बताया तो उसने बॉर्डर अप्लाई नहीं किया, क्योंकि 3 चीज़ें पूरी होनी चाहिए ना। दूसरी चीज़ हम बताते हैं, वो क्या है? बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर विड्थ। सही है, कि ये कितना मोटा होगा, कितना बारीक होगा, ये आपने इसको बताना है। जैसे इसको मैं कहता हूँ, इसकी जो विड्थ है ये होगी 5 पिक्सल। ओके, ये दूसरी चीज़ मैंने बता दी। तीसरा आपने इसको बताना है बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सारे स्टाइल बता रहे हैं कि डैश्ड होगा, डॉटेड होगा, डबल होगा, ग्रूव होगा। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ होती है ना, हिडन मतलब बॉर्डर अप्लाई रहेगा लेकिन नज़र नहीं आएगा, हिडन रहेगा। और यहाँ पर इनहेरिट, इनिशियल, इनसेट, ये कोई वैल्यूज़ नहीं होती, ये CSS से डेप्रीशिएट हो चुकी हैं। ठीक है, अब इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। नन का तो आपको पता ही है कि बॉर्डर नहीं लगना। उसके बाद आउटसाइड रीजन को हम देख लेते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर एक स्टाइल लगाता हूँ, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। इसका क्या मतलब है कि प्लेन बॉर्डर। ठीक है, जैसे अगर इसको सेव करके आओ ना, अब यहाँ पर इसने बॉर्डर अप्लाई की है। ठीक है, ये बिल्कुल प्लेन है, ऐसे ही है ना। ये सॉलिड शेप होती है बॉर्डर की, जिसमें बिल्कुल प्लेन बॉर्डर आ रहा होता है। अब कौन मुझे बताएगा कि बॉर्डर इनसाइड होता है आउटसाइड होता है? आप क्या ना, वैसे मेरे मुंह से कुछ सुनोगे। इसको इंस्पेक्ट करते हैं। जो आउटसाइड होती है वो आउटलाइन होती है, जो इनसाइड होती है उसको बॉर्डर कहते हैं हम।
जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ना, यहाँ बॉडी और बॉडी के अंदर ये है ना H1, इस बॉक्स को देखो, ये इस पे क्या है, ये इसकी हाइट और विड्थ है, ये इसके ऊपर पैडिंग है, ये इसका बॉर्डर है, ठीक है। बॉर्डर कितना बता रहा है 4.571, मतलब 5 पिक्सल मैंने दिया है, तो वो इसका कोई राउंड अबाउट इसके ले रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मार्जिन होता है, मतलब बॉर्डर इनसाइड होता है। अब अगर बताओ बॉर्डर इनसाइड है तो इसकी हाइट विड्थ इफेक्ट करेगी कि नहीं? नहीं करेगी, करेगी ना। अगर इनसाइड होगी, जितना कंटेंट इनसाइड होगा ना वो हाइट और विड्थ को इफेक्ट करेगा ही करेगा। अब मुझे बताएं इसकी विड्थ क्या होगी, हाइट क्या होगी। इसमें यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इस पर पैडिंग भी अप्लाई है, इस पर हाइट विड्थ भी अप्लाई है, इस पर बॉर्डर भी अप्लाई है। अब तीनों को मर्ज करके बताएं इसकी क्या हाइट और विड्थ कितनी हो। हाइट कितनी होगी? 365, 265 हाइट, 425 विड्थ, यही कहना चाह रहे हैं आप? 265 हाइट और 425 विड्थ, ऐसी है। देखें इसको, हैं कितनी आ रही है? 369 यानी 370 इसकी विड्थ आ रही है और 270 इसकी हाइट आ रही है। 65 किसने कहा? और अब दोनों ही गलत थे वैसे, है ना विड्थ सही बताई ना वो सही बताया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो हाइट कितनी है 200, ऐसे ही है। अब हाइट में पैडिंग भी आ रही है, ऐसी पैडिंग मिला लें टॉप और बॉटम की। टॉप पे कितनी है 10 और बॉटम में कितनी है 50, 60 हो गया। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई? इसको सम अप करें, हाइट में 260 हो गया और उसमें बॉर्डर अप्लाई कर दें टॉप का और बॉटम का, क्योंकि ये इनसाइड है ना, तो कितना हो गया 270। सही आ रहा था कि नहीं? अब विड्थ को ले लें, 300 इसकी मैंने एक्चुअल विड्थ रखी है। अब इसमें जो पैडिंग है लेफ़्ट और राइट की वो भी सम अप करें, वो कितनी है 20 और 40, 60, तो ये कितना हो गया 360 और यहाँ पर 10 ये आ गया 370। इस पे इसकी एक्चुअल हाइट है। अच्छा, इतना समझ आ गया आपको कि बॉर्डर अप्लाई करने से हाइट और विड्थ इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि बॉर्डर इनसाइड होता है और बॉर्डर लगाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 3। पहला बॉर्डर कलर, बॉर्डर विड्थ और बॉर्डर स्टाइल। अब हम इसके देखो विड्थ तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है, मतलब आप 5 पिक्सल कर दो, इससे ज़्यादा कर दो। नॉर्मली हम 1 पिक्सल रखते हैं, इससे ज़्यादा बॉर्डर हम अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इससे ज़्यादा करना चाहें तो आपकी अपनी है मौज है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड है, मतलब जितनी आप करना चाहेंगे उतनी पिक्सल में वैल्यू दे देंगे। और कलर भी, कलर की वैल्यूज़ हमने समझी हुई हैं। अब बॉर्डर स्टाइल देखना है कि ये किसके स्टाइल का है। एक यहाँ पर आ रहा था डॉटेड, इसमें क्या होगा? अब यहाँ बॉर्डर आ रहा है डॉटेड वाला, लेकिन ये जिस मर्जी शेप का हो जाए, लेकिन ये इफेक्ट ज़रूर करेगा हाइट और विड्थ को। अगर आप चाहते हो ना ये हाइट और विड्थ को इफेक्ट ना करें, फिर वो आपने प्रॉपर्टी लगा देनी है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब ये इफेक्ट नहीं करेगा। अब अगर इसकी हाइट और विड्थ हम देखेंगे ना कितनी आ रही है, ओहो इसका भी लगता मोड नहीं है, कितनी आ रही है 300/200, इतनी रखी थी, सही है। ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे ना, फिर कोई इफेक्ट नहीं अप्लाई होगा। पैडिंग अप्लाई होगी जितना एरिया आपने दिया है उसके अंदर ही। अब भी देखो पैडिंग आ रही है ना, लेकिन उसके अंदर ही वो मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि अभी कंटेंट कम है। जब कंटेंट इंक्रीज़ करूँगा ना तो पैडिंग भी अंदर इंक्लूड होगी, तो कंटेंट ओवरफ्लो कर जाएगा बाहर, सही है। ऐसे करके दिखाऊँ आपको। अब यहाँ देखो, अब पैडिंग अप्लाई करके बाकी वो कंटेंट बाहर को ओवरफ्लो कर रहे हैं, सही है। ये रीज़न बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करेंगे तो ये एक इफेक्ट आएगा। इतना क्लियर है आपको? अच्छा, अब जिस तरह ये बॉर्डर है ना, बॉर्डर तो डिफाइन कर रहे हैं इनसाइड, ऐसे ही है, इनसाइड एजेस को शो करता है, वह क्लियर करता है। इसी तरह हमारे पास होता है एक आउटलाइन,
आउटलाइन और बॉर्डर दोनों सेम है, दोनों में कोई मतलब फ़र्क इतना है कि आउटलाइन आउटसाइड होती है और बॉर्डर इनसाइड होता है। जिस तरह पैडिंग और मार्जिन है ना, दोनों को अप्लाई करने की वैल्यूज़ के स्टैंडर्ड सारे सेम थे, बस फ़र्क ये था पैडिंग इनसाइड थी और मार्जिन आउटसाइड था। सेम फ़र्क आउटलाइन और बॉर्डर में है, बॉर्डर इनसाइड है और आउटलाइन आउटसाइड है, बाकी दोनों सेम है। अब दोनों सेम है तो आउटलाइन लगाने के लिए भी कितनी चीज़ें चाहिए? 3। आउटलाइन कलर, आउटलाइन कलर मैं कह देता हूँ बिलो कर लें, आउटलाइन विड्थ और आउटलाइन स्टाइल, इसको भी सॉलिड ही कर लेते हैं, ठीक है, और इसको भी सॉलिड ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ओहो इसको तो क्लोज करो, ये इसका बैकग्राउंड कलर है, ये इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई है और ये इसकी आउटलाइन आ रही। अब आउटलाइन मैंने लगाई है तो इसकी हाइट विड्थ इफेक्ट करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि आउटलाइन आउटसाइड होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं ना यहाँ पे, अब इसकी कितनी आ रही है हाइट और विड्थ? 300/2 बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हटा दो, सही है। अब पैडिंग वगैरह लगा के उसकी वही हाइट और विड्थ आ रही है जितनी पहले थी। जैसे यहाँ पे चलो, अच्छा ये भी कभी कभी गुस्सा करता है। अब देखो वही आ रही है ना 370/270, इतनी निकालनी थी हमने बॉर्डर अप्लाई करके, वही आ रही। आउटलाइन ने इसको इफेक्ट नहीं किया, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आउटसाइड होती है। लेकिन एक आपने चीज़ याद रखनी है, बॉर्डर और आउटलाइन लगाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, कलर, विड्थ और स्टाइल, और दोनों की स्टैंडर्ड सेम है, बस फ़र्क इतना है वो इनसाइड है बॉर्डर और आउटलाइन आउटसाइड। अच्छा, अब मैंने आपसे बात की थी CSS में शॉर्टकट्स भी होते हैं और प्लेन प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। अभी ये जो मैंने काम किया ये प्लेन प्रॉपर्टीज़ मैंने लगाई हैं अकेले। अब इनका शॉर्टकट क्या है कि अगर आप ये नहीं ना करना चाहते ये बिगनर वाला काम, फिर एक प्रॉपर्टी होती है सिंगल बॉर्डर, इसमें तीनों वैल्यूज़ दे दें आप। लाइक इसमें बता दें कि 5 पिक्सल विड्थ होगी, स्टाइल सॉलिड होगा और कलर येलो होगा। इनको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब भी देखो बॉर्डर अप्लाई है, सही है, अंटिल मैं रिफ़्रेश भी कर लूँ, सही है, समझ आ गई कि नहीं? इसी तरह जिस तरह ये इसका शॉर्टकट है, इसी तरह हाँ हाँ उस पर भी मैं आ रहा हूँ। अभी देखो आउटलाइन अप्लाई हो रही है ना, ये क्वेश्चन अच्छा है कि इसको आप आगे पीछे जैसे मर्जी कर लें, उसमें नहीं इसको मतलब ये तो कोई सेम ही नहीं है ना, इसमें कलर साफ पता चल रहा है, कलर अप्लाई है, सॉलिड वो खुद ही समझ जाएगा कि ये स्टाइल है, ये विड्थ है उसकी, इसको बेशक आप आगे पीछे कर लें, 5 पिक्सल एंड पे ले जाएं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वैसे ही रहेगी आउटपुट। येलो कलर पहले ले आएँ, मतलब सीक्वेंस इसमें मैटर नहीं करता, जैसे मर्जी आप आगे पीछे कर लें। ओके, इतना क्लियर है आपको? अब हमने 2 चीज़ें देखी हैं अभी, बॉर्डर अप्लाई करना और आउटलाइन। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है दोनों में, बॉर्डर और आउटलाइन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, उसको हम कहते हैं आउटलाइन ऑफसेट। ये क्या करती है? अभी तो देखो बॉर्डर और आउटलाइन दोनों साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही है ना। ये आउटलाइन ऑफसेट क्या करती है? इन दोनों के दरमियान स्पेस डिफाइन करती है। जैसे मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, अब इसने इन दोनों के दरमियान स्पेस दे दी। अब ये स्पेस इसकी हाइट और विड्थ को इफेक्ट करेगी कि नहीं? नहीं करेगी, क्योंकि ये तो बॉर्डर के बाहर डिफाइन कर रही है ना स्पेस, इस वजह से ये आउटलाइन इफेक्ट नहीं करेगी। इतना समझ आ गया आपको? ओके, अब ये भी हमने देख लिया। अब क्या रह गया? उस पर मैं आता हूँ। एक और चीज़ है कि अभी अगर आप यहाँ पे देखो ना, आउटलाइन अब हम ख़त्म कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है, बॉर्डर है। अभी इसके ये जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स ये बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट मोड में बाहर आए हुए हैं, मतलब इनके कॉर्नर्स निकले हैं, शार्प हैं, ऐसे ही है ना। अब इनको अगर आपने स्मूथ करने है ना, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस, सही है। इसमें जितनी आप वैल्यू देंगे उतना उसको गुलाई में ले आएगा।
बूटस्ट्रैप पढ़ेंगे इसके बाद गिट एंड गिटहब पढ़ेंगे फिर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट और वैसे लेक्चर्स पढ़ेंगे यूट्यूब पे वो साथ साथ बस ओके। अच्छा बॉर्डर रेडियस का आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है? ये क्या कर रहे हैं? उसका क्या कहते हैं, मतलब उसके कॉर्नर्स को गुलाई में लेके आ रहे हैं, स्मूथ कर रहे हैं। अच्छा अगर बॉर्डर में इस पर अप्लाई ना करूँ फिर ये अप्लाई होगा कि नहीं होगा? तब भी अप्लाई होगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस ने क्या करना है, हमेशा बॉक्स के एजेस को उसने करने हैं स्मूथ करना है, सॉफ्ट करना है, सही है। उसको इफेक्ट नहीं है, उसको प्रॉब्लम नहीं है कि बॉर्डर अप्लाई है कि नहीं है, ठीक है। कह लो ये हाइट और विड्थ पे भी चलता है और बॉर्डर के साथ भी चलता है। क्लियर है कि नहीं? ओके अब बॉर्डर रेडियस भी पता चल गया आपको। एक चीज़ है कि अगर मैंने इसकी हाइट और विड्थ मैं सेम कर दूँ 300 बाई 300, अब ये स्केयर शेप का बन गया है, ऐसे ही है ना, मतलब हाइट और विड्थ सेम हो तो स्केयर नहीं बन जाता। अब अगर इसका बॉर्डर रेडियस मैं 50% कर दूंगा ना तो ये इसको सर्कल में ले आएगा, ठीक है। या फिर 50% कर लें, वैसे परसेंटेज अभी आपने पढ़ा नहीं है। इनका 50 जितना भी बनता है ना वो अगर आप देंगे ना हाइट और विड्थ का 50% 150 बनता है, वो उसको सर्कल शेप में ले आएगा। अब इसको थोड़ा हमें मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि वो स्क्रीन की हाइट और विड्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ओके समझ आ गई इतनी आपको? अब क्या रह गया? किसकी? नहीं, हाँ इसमें भी कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, याद करवा दिया उसने। तुम तो काम के बंदे हो यार। यहाँ पर देखो जिस तरह बॉर्डर में है ना सेपरेट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, एक शॉर्टकट भी है, इसी तरह बॉर्डर रेडियस में ना आपके पास ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ टॉप से करना चाहते हो, लेफ़्ट से करना चाहते हो, राइट से, यहाँ पर वो डिफ़ाइन कर रहे हैं बॉर्डर रेडियस। ये देखो टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, टॉप एंड, टॉप स्टार्ट। ये क्या है वैसे? बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट। ये स्टार्ट और एंड क्या है? ये स्टार्ट लेफ़्ट है, ठीक है, और एंड क्या है? राइट है, क्योंकि कंप्यूटर का कंट्रोल लेफ़्ट टू राइट चलता है ना, वो लेफ़्ट को एज अ स्टार्ट भी कंसीडर करता है और राइट को एंड कंसीडर करता है, सही है। ये भी मैं आपको अप्लाई करके दिखा दूँ। ऐसे हम करें टॉप राइट करें, राइट ये ना, इसको मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, हुआ अप्लाई। और कम करें या ज़्यादा करें? 20 पिक्सल करें, ऐसे हो गया 40, ऐसे हो। इसी तरह बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट से कर लें 40 पिक्सल। तो इस शेप के अक्सर आते हैं ना डिज़ाइन आपके पास, दो साइडें उसकी शार्प रहती हैं, दो सॉफ्ट रहती हैं, ठीक है। वो इस तरह से आप लगा सकते हो। क्लियर है? अगर चारों तरफ से सेम लगाना है तो सिंपल बॉर्डर रेडियस। अगर किसी पर्टिकुलर साइड से आपने कम ज़्यादा करना है तो उसके लिए सेपरेट हमारे पास ऑप्शन भी हैं, टॉप लेफ़्ट, राइट, बॉटम लेफ़्ट और बॉटम राइट। समझ आ गई आपको? नहीं? अब क्या रह गया है? उसको उसके लिए हम आगे लेआउट्स पढ़ेंगे। अभी इसको मैं वैसे आपकी तसल्ली के लिए, ये प्रॉपर्टी आप कह रही हैं ऐसे ही है लाइन सेंटर, वो उसके लिए अभी हमने कंट्रोल नहीं पढ़ा। इसको वर्टिकली सेंटर करने के लिए हमने अभी कोई कंट्रोल नहीं पढ़ा, सही है। एक ये भी नहीं था पढ़ा टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले ये बॉक्स मॉडल का कवर कर लेना, फिर इस पे आएंगे। ये नॉर्मली इस पर मैं आपको पहले आइडिया होगा, इस पर फ्लेक्स बॉक्स अप्लाई होगा, फिर ये वर्टिकली भी सेंटर में आएगा। ओके इतना समझ आ गया आपको? अब एक चीज़ इसमें रह गई है बॉक्स शैडो, ठीक है, लास्ट चीज़। अब इसको करने के लिए ना बॉक्स शैडो अप्लाई करने के लिए मतलब खुद से डिफ़ाइन करने में जाएंगे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, मतलब कहीं से ज़्यादा करना, कहीं से कम करना। तो हम डेवलपर्स क्या करते हैं, एक बना बनाया प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर लिखोगे ना बॉक्स शैडो, तो ये आ रहा है CSS स्कैन। यहाँ पर लिस्ट में सारे पड़े हुए हैं शैडोज़। यहाँ से आपको जौन सा शैडो पसंद आ रहा है ना, उसको यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये उसका कोड कॉपी कर देगा। इसको आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ला के पेस्ट कर देना है, तो वो उसका शैडो अप्लाई हो जाएगा। हो रहा है अप्लाई? सही है। या फिर कोई वाजे वाला देखें, ये देख लेते हैं। इसको कॉपी किया,
यहाँ ला के पेस्ट कर दो, ये इस पे शेडो अप्लाई हो। ओके, समझ आ गई कि नहीं? अब इतना क्लियर है ना आपको बॉक्स मॉडल्स का?